नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 6 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव SCRI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1, 2, 3 एंड 4। चारों स्टेटमेंट सही है दोस्तों सबसे पहले यह समझते हैं कि सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव होता क्या है। तो यह समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि सप्लाई चेन क्या है। दोस्तों मान लो एक प्रोडक्ट बन रहा है। एक प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है, उसको मार्केट करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अंत में जाके वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो जो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो चेन बनता है, इसको सप्लाई चेन बोलता है। अब ये सप्लाई चेन जो है वो अक्रॉस द कंट्रीज भी तो हो सकता है। इंडिया में चीजें बनाई, वो जाके आप बांग्लादेश में बेच सकते हो। बांग्लादेश में चीजें बनाई, वो जाके आप ऑस्ट्रेलिया में बेच सकते हो। ठीक है, इस तरह सप्लाई चेन अक्रॉस द कंट्रीज भी तो होता है, राइट। अब SCRI क्या है? सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव इज अ डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कंपनीज एंड इकोनॉमीज कंसर्न्ड अबाउट चाइनीज पॉलिटिकल बिहेवियर एंड द डिसरप्शन दैट कुड लीड टू सप्लाई चेन। देखो दोस्तों, हम सबको पता है चाइनीज प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट को कैसे डोमिनेट करता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? चाइनीज प्रोडक्ट्स में जो डिपेंडेंसी है हमारी, वो कम करना है। तो इसके लिए लाया गया है सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव। तो ये लाएगा कौन? ऑब्वियस ही बात है, तो चाइना के साथ जिसके रिलेशन सही नहीं है। तो ये चाइना के साथ तो बहुत देशों के रिलेशन सही नहीं है। वैसे US के साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है, जापान के साथ नहीं है। तो ये प्रपोजल सबसे पहले लाया कौन? The initiative first proposed by Japan and late it is joined by India and Australia. जापान ने लाया था इनिशिएटिव, इसके बाद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया। आइडिया ऑफ SCRI हैज बीन थ्रोन ओपन टू द आसियान कंट्रीज एज वेल। जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इनकी जो मेंबर कंट्रीज को भी प्रपोज किया कि इस आइडिया को अपनाओ, राइट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखते हैं। टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू टर्न द इंडो पैसिफिक इनटू एन इकोनॉमिक पावर हाउस। देखो दोस्तों, चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी को कम करने के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट करेंगे और हमारी जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाएंगे। ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, टू बिल्ड ए म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप अमंग पार्टनर कंट्रीज। देखो, जितने भी पार्टनर कंट्रीज है जो इस इनिशिएटिव में मेंबर्स होंगे, उनके बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बनाना, एक दूसरे को हेल्प करना बेसिकली। With the initiative creating a rigid supply chain in the region, the resilience across Indo-Pacific is to improve। जैसे जैसे इस इनिशिएटिव बढ़ेंगे, इंप्रूव होंगे और कंट्रीज ज्वाइन होंगे, तो हमारी जो सप्लाई चेन इंप्रूव होगा और रेसिलियंस का जो प्लान है वो भी सक्सेसफुल होगा। द बिजनेसेस नाउ हैव स्टार्टेड सीइंग इंडिया से हब फॉर सप्लाई चेन्स। इंडिया को एक हब फॉर सप्लाई चेन्स मान रहा है। इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, इंडो पैसिफिक रीजन से हमारी जो प्रोक्सिमिटी है, ये सब इंपॉर्टेंट है, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया इसराइल रिलेशंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B 1, 2 एंड 3 ओनली। दोस्तों, स्टेटमेंट 4, इन 2017 प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकम द सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट इसराइल। दोस्तों, उस टाइम पे न्यूज में आया था कि 2017 में PM मोदी इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर रहा जो इसराइल में विजिट किया, राइट। तो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। अब देखते हैं न्यूज क्या आया था। दोस्तों, PM मोदी साहब ने और इसराइल काउंटर पार्ट जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब है, दोनों के बीच में एक मीटिंग हुआ वर्चुअली अक्टूबर 6 को। इसमें दे एग्री टू कंटिन्यू एंड एडवांस बाइलैटरल कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस। देखो, कोरोना वायरस के फाइट में साथ साथ आगे बढ़ने के लिए इंडिया एंड इसराइल के बीच में एग्रीमेंट हुआ। क्या क्या फील्ड में होगा? फील्ड ऑफ रिसर्च में, फील्ड ट्रायल्स में, वैक्सीन डेवलपमेंट में, राइट। एम्फेसिस वेर गिवन ऑन टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। जितने भी टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, इसमें भी एम्फेसिस दिया गया। बोथ साइड्स एग्री टू होल्ड ए डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। देखो दोस्तों, सोलर एनर्जी फ्यूचर एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है, सोलर एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, राइट। तो इसके बारे में भी बात हुई। This will jointly achieve inexpensive solutions that will eventually benefit the economies of both countries and the world। देखो दोस्तों, कोई भी एग्रीमेंट है वो म्यूचुअल बेनिफिट्स तो चाहिए। ऐसे कोई भी एग्रीमेंट बना लो, दोनों की इकोनॉमी को एडवांटेज चाहिए, राइट। यही लिखा है।
अब देखते हैं इंडिया एंड इसराइल के बीच में रिलेशंस के बारे में दो चार शब्द। दो इंडिया एंड इसराइल हैव मेनी कॉमन ट्रेड्स, इट टुक नियरली 4 decades टू सेट अप एन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद 4 डिकेड लगा इंडिया एंड इसराइल के बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप लाने के लिए। Both nations became independent almost at the same time in the late 1940s following a long struggle against the British colonialism. दोनों इंडिया एंड इसराइल दोनों ब्रिटिश कॉलोनी थे। 1940s में दोनों को इंडिपेंडेंस मिला। दे बोथ फॉलो द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। देखो दोस्तों, इसराइल में भी और इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। लाइक इंडिया, इसराइल हैज ऑल्सो ए रिच एंशिएंट हिस्ट्री गोइंग बैक मेनी मिलेनिया। देखो, इंडिया की जैसा आप बीसी में जा सकते हो, इसराइल का भी हिस्ट्री ऐसे ही रिच है। द ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन द टू नेशंस इज द साइज ऑफ टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन। देखो, वो तो है ही। मेन डिफरेंस इंडिया एंड इसराइल के बीच में आता है हमारी जो साइज ऑफ द नेशन है और हमारी पॉपुलेशन है। इंडिया का पॉपुलेशन और साइज दोनों ज्यादा है। राइट दोस्तों, तो हमारे क्वेश्चन में चलते एक बार। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा था? बोथ नेशन बिकम इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन द लेट 1940s, सही है। स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म, सही है। बोथ नेशंस फॉलो द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, बिल्कुल सही है। डेमोग्राफिकली बोथ नेशंस हैव ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी दैट मेक्स अप टू 15 to 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसराइल वैसे ये जूविश डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, फिर भी उधर मुस्लिम पॉपुलेशन भी है 15 to 20%। इंडिया में तो है, आपको पता ही है। राइट दोस्तों। Question number 3. Bacterial leaf blight appears on leaves of young plants after planting out as pale green to grey-green water-soaked streaks near the leaf tip and margins. Then it becomes yellowish white with wavy edges. Eventually, the whole leaf may be affected, becomes whitish or greyish, and then dies. Which type of plant disease is the statement refers to? वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, XU infection. दोस्तों, recently scientists from Center for Plant Molecular Biology have uncovered the mechanism by which a bacterium called XU interacts with rice plants and causes disease. तो सेंटर फॉर प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्होंने अनकवर किया है क्या? एक बैक्टीरिया दोस्तों XU करके, ये राइस प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं और डिसीज पहुंचाता है और पूरे प्लांट को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया का नाम है Xanthomonas oryzae, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉजेस ए सीरियस बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज इन राइस, इट इज ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल ब्लाइट। इसको बैक्टीरियल ब्लाइट भी बोलते हैं। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसा है देखो। XU इन्फेक्शन कॉजेस ह्यूज यील्ड लॉसेस टू राइस कल्टीवेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखो, थ्रू आउट द वर्ल्ड में इन्फेक्शन है, ये पूरा राइस प्लांटेशन को, राइस कल्टीवेशन की जो एरिया है वो पूरे खत्म कर देते हैं, वो बहुत जल्दी स्प्रेड भी हो जाता है। अब कैसा है? XU इन्फेक्शन इनिशिएट फ्रॉम द लीफ शीट and eventually spreads to mature leaves through the water flow under optimum temperature and high humidity conditions. देखो, जो optimum temperature है and high humidity conditions है, ये पैडी कल्टीवेशन के लिए चाहिए। तो यही कंडीशन चाहिए एक XU बैक्टीरिया को भी स्प्रेड होने के लिए। आप देखो, ये सबसे पहले लीफ शीट, लीफ की जो सेल है उसमें इनिशिएट होता है और स्प्रेड्स टू मैच्योर लीव्स थ्रू द वाटर फ्लो। पानी की जो फ्लो है, इससे मैच्योर लीव्स, जो बड़े लीफ है, बड़े पत्ते हैं, उस तक पहुंचता है और पूरे प्लांट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सिंस राइस पैडीज आर फ्लडेड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन, XU में इजिली स्प्रेड अमंग क्रॉप्स। देखो, राइस प्लांटेशन आप अगर देखे हो, पैडी कल्टीवेशन जो है ये हमेशा पानी इसके नीचे रहता है, इसके रूट्स जो है हमेशा पानी में सबमर्ज रहता है। राइट, तो यही चाहिए बैक्टीरिया को भी। ये बैक्टीरिया पानी के थ्रू या जड़ के थ्रू दूसरे प्लांट में पहुंचता है और उसको भी खत्म करते हैं। इस तरह पूरे कल्टीवेशन को ये XU इन्फेक्शन जो है अफेक्ट करते हैं। विंड में ऑल्सो हेल्प स्प्रेड द XU बैक्टीरिया, हवा की वजह से भी ये फैलता है। राइट, अब इसकी इंपैक्ट ऑन अदर क्रॉप्स क्या है? खाली राइस को नहीं, दूसरे क्रॉप्स को भी अफेक्ट करते हैं। कौन कौन सा? इन एडिशन टू राइस, XU में इन्फेक्ट अदर प्लांट्स सच एज राइस कट ग्रास, चाइनीज स्प्रैंगल टॉप एंड कॉमन ग्रासेस एंड वीड्स। जो कॉमन ग्रासेस एंड वीड्स को तो अफेक्ट करते ही है, और स्पेशली राइस कट ग्रास, चाइनीज स्प्रैंगल टॉप, इस तरह के क्रॉप्स को भी ये अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये नाम ध्यान रखना, XU इन्फेक्शन बेसिकली ये राइस कल्टीवेशन को अफेक्ट करता है। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है दोस्तों? इंडिया इज द लार्जेस्ट सोलर कैपेसिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। ये गलत है।
चाइना इज द लार्जेस्ट सोलर कैपेसिटी कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकंड आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड थर्ड आता है हमारा इंडिया। दोस्तों न्यूज़ से आया था नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन्वेस्ट इंडिया, ये तीनों मिलकर एक ग्लोबल सिंपोजियम कंडक्ट कराया जिसका नाम है इंडिया PVH 2020। अब ये किस लिए कंडक्ट कराया? इन ऑर्डर टू कैटलाइज कटिंग एज सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। कटिंग एज का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को स्पीड अप करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए ये सिंपोजियम कंडक्ट कराया गया। इस सिंपोजियम में बहुत सारा फॉरेन डेलीगेट्स जो एक्सपर्ट्स इन फील्डों में, ठीक है, वो सब अटेंड किया और इंडिया के लिए इनकी सजेशंस, इनकी ओपिनियंस जो हमारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। India has established 42 solar parks. India has now become the third largest solar capacity country in the world. ये मैंने आपको बता दिया। India has a target to 450 gigawatt of renewable capacity by 2030 that comprises solar energy of 300 gigawatt. देखो दोस्तों, इंडिया की टारगेट है 450 gigawatt of renewable capacity का। देखो दोस्तों, फॉसिल फ्यूल्स में हम इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते, वो कभी भी खत्म हो सकता है। तो हमें एक टाइम अभी आया है, तो हमें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। रिन्यूएबल एनर्जी मैक्सिमम यूटिलाइज करो, फॉसिल फ्यूल्स को कम इस्तेमाल करो, यही सबसे अच्छा आइडिया होगा अभी। अब देखो, इंडिया की टारगेट है 450 जिगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी, उसमें से 300 जिगावाट हमें अटेन करना है सोलर एनर्जी से। ये पॉसिबल भी है दोस्तों, क्योंकि इंडिया की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, जो हम ट्रॉपिक्स में आता है, इसलिए हमें सनलाइट की कोई कमी नहीं है। तो जितनी सनलाइट हमें मिल रहा है उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें करना चाहिए। अब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऐसे ग्लोबल अलायंस है जिन कंट्रीज है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच में जो कंट्रीज आता है या इन लाइंस को जो कंट्रीज टच करते हैं, ये सब कंट्रीज इसमें मेंबर है। ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर जो कंट्रीज है, बिल्कुल बाहर जो कंट्रीज है, वो इनके मेंबर नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं मेंबर, पर जो जो मेन डिसीजंस लेगा, डिसीजन मेकिंग बॉडीज होंगे, वो सब मेंबर कंट्रीज होंगे, राइट, जिसके पास वोटिंग राइट्स होगा, ये सब चीज। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर। इंडिया फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक फाउंडिंग मेंबर है, राइट। इसकी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया हैज ऑल्सो पुट फॉरवर्ड द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कंसेप्ट। देखो, इंडिया की तरफ से एक प्रपोजल था, एक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कंसेप्ट का, ठीक है, एंड वर्ल्ड सोलर बैंक इन ऑर्डर टू हार्नेस द सोलर पावर ग्लोबली। देखो, सोलर पावर जो है वो ग्लोबली अवेलेबल करा देने के लिए इंडिया ने प्रपोज किया एक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड होना चाहिए और एक वर्ल्ड सोलर बैंक, मतलब दूसरी देशों को हेल्प करने के लिए अगर कोई कंट्री में ज्यादा पावर जनरेशन हो रहा है तो। द सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ए सिंगल ईयर एक्सीड्स द पॉसिबल एनर्जी आउटपुट ऑफ ऑल ऑफ द फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिसर्व्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सोलर एनर्जी जो इंडिया में एक सिंगल ईयर में जितना अवेलेबल है ना, वो इंडिया की जो पॉसिबल एनर्जी आउटपुट है पूरा फॉसिल फ्यूल एनर्जी मिला के, उससे ज्यादा है। तो इंडिया के पास इतनी, बोलना ये चाह रहा है कि इंडिया के पास इतनी ज्यादा सोलर पावर अवेलेबल है, तो इसकी इस्तेमाल हमें मैक्सिमम कर देना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव हैव एआई एप्लीकेशंस इन इट। दोस्तों, इसका मतलब है ये चारों ऑप्शंस जो है, चारों में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इट रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमंस एंड मिमिक देयर एक्शंस। देखो, ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करते हैं मशीनों में, और ये हमारे जैसा सोचने लगता है, हमारे जैसा काम करने लगता है। 100% तो नहीं, पर टू एन एक्सटेंट, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले समझाऊंगा कि सोशल नेटवर्किंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। देखो दोस्तों, मैं अपने ही एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैंने रिसेंटली एक फोटो अपलोड किया मेरे एक दोस्त के साथ। अब फेसबुक ने अपने आप ये बता दिया कि ये दूसरा फोटो जो है कौन है, इसका करेक्ट नाम भी बता दिया। वो फेसबुक में था जरूर, वो फेसबुक में कहीं ना कहीं है वो, पर फेसबुक ने अपने आप टैग कर दिया कि यह बंदा ये है, ठीक है। बस मुझे कंफर्म करना था। तो ये है सोशल नेटवर्किंग में एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशंस का मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में चाहिए, तो हमें वो चीज़ का नाम नहीं पता होगा, हम ऐसे ही कुछ ना कुछ 2-3 वर्ड डाल देते हैं। अमेजोन क्या करते हैं, अपने आप पूरा
हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली बता देते हैं, पूरा सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस दे देते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है, राइट दोस्तों। अब राइड शेयरिंग एप्स लाइक उबर एंड लिफ्ट में देखो दोस्तों, ये तो 100% करेक्ट नहीं होता है कभी कभी। ये जो उबर ओला जैसे राइड शेयरिंग एप्स में जो कारपूलिंग होता है, कभी कभी ऐसे मैनेज कर देते हैं लोग कि हमारी मतलब 4 बंदे को अगर शेयर करना है तो चारों की वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है, चारों को एकदम सही टाइम पे पिकअप करके सही टाइम डेस्टिनेशन में छोड़ देते हैं। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है। पूरा इनकी सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है कि किसको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, किसको कहाँ जाना तो किसको पहला पिकअप करना पड़ेगा। इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है ये भी एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब लास्ट है कॉमर्शियल फ्लाइट्स यूज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटो पायलट। देखो दोस्तों, ऑटो पायलट ये होता है एयरक्राफ्ट एक बार टेक ऑफ होने के बाद पायलट्स क्या करते हैं, ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं। तो क्या होगा, पायलट्स को फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऑटो पायलट क्या है, पूरा नेविगेशन को जो सेट किया होगा ऑटोमेटिक, कहां जाना है एक बार जीपीएस में सेट करके दे दो, वो जितने क्राइटेरिया से उसका मतलब मेजरमेंट्स कितनी होना चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट्स का मेजरमेंट्स कितना कितना होना चाहिए, ये सब मॉनिटर करते रहेगा। अपने आप एयरक्राफ्ट को नेविगेट करके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। बस पायलट को उसके बाद डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने के बाद लैंडिंग कराना है बस। तो ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटो पायलटिंग भी, राइट। अब एक रिपोर्ट भी आया था, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट दैट द एवरेज फ्लाइट ऑफ ए बोइंग प्लेन इन्वॉल्व्स ओनली 7 minutes ऑफ ह्यूमन स्टीयर्ड फ्लाइट विच इज टिपिकली रिजर्व्ड ओनली फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया एक बोइंग फ्लाइट का एवरेज फ्लाइट टाइम में ओनली 7 मिनट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, बस टेक ऑफ में और लैंडिंग में। बाकी पूरा काम टेक ऑफ होने के 1 मिनट बाद पायलट क्या करेगा, पूरा रीडिंग देने के बाद ऑटो पायलट में डाल देगा, एयरक्राफ्ट अपने आप पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन तक। इसके बाद बस लैंडिंग कराना है, राइट दोस्तों। तो आई होप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो आवर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव हैव ए एप्लीकेशंस इन इट। तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे, ये कल का क्वेश्चन था। आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बी कैसे सही हो सकता है, दैट देयर इज ए स्पीशीज ऑफ स्नेक दैट लिव्स इन विद ए स्पीशीज ऑफ बर्ड प्रोटेक्टिंग बर्ड्स यंग बर्ड्स। दोस्तों रिसेंटली एक आर्टिकल आया था स्क्रीच आउल के बारे में, ये पढ़ लेना आपको मैंने इसका मेन पॉइंट्स क्या है बता देता हूँ। स्क्रीच आउल्स क्या है ना, ये ब्लाइंड स्नेक्स करके एक स्नेक्स है, ये आपको लगेगा वर्म जैसा छोटा स्नेक है, इसको पकड़ के अपना नेस्ट में लाता है। क्या लिखा है, सम आर गर्भ डाउन इमीडिएटली, कुछ को तो ये खा ही लेते हैं, पर कुछ क्या करते हैं बच जाता है, जो सर्वाइवर्स है वो नेस्ट के नीचे पोर्शन में चला जाता है, ठीक है, उधर रहता है महीनों तक। अब उधर रह के वो क्या करते हैं, जो स्नेक है, दिस सर्वाइवर्स फीड ऑन द इंसेक्ट लार्वे दे फाइंड देयर, जितने भी इंसेक्ट है लार्वे है आपको नेस्ट के नीचे मिलेगा, उस स्नेक्स को वो उसको खा लेता है। दैट वुड अदरवाइज पैरासाइट द ओल्ड नेस्टलिंग्स, देखो जितने भी ओल्ड के बच्चे रहते हैं उसको नहीं तो ये जो लार्वे है पैरासाइट्स है ये सब खा सकता है, ठीक है। तो इससे जो बच्चों को बचाएगा ये जो ब्लाइंड स्नेक्स है, ब्लाइंड स्नेक जो है जितने भी इंसेक्ट लार्वे उसको खा लेगा, ठीक नहीं। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होया दोनों के बीच में। ये स्टडी कंडक्टेड बाय बेलर यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट फाउंड दैट स्क्रीच आउट चिक्स grew faster and healthier in nest kept vermin free by this domesticated blind snakes। देखो ये जो ब्लाइंड स्नेक को डोमेस्टिकेट करने से मतलब ब्लाइंड स्नेक को अपनी नेस्ट में लाने से, ये उसके नेस्ट में रहने से क्या होता है, स्क्रीच आउट चिक्स, स्क्रीच आउट के जो बच्चे हैं ग्रू फास्टर एंड हेल्थियर इन नेस्ट केप्ट वर्मिन फ्री बाय दिस, ठीक है। मतलब जितने भी पैरासाइट्स है, जितने भी इंसेक्ट्स है, जितने भी लार्वे से, वो सबसे अपने बच्चे को, स्क्रीच आउट के जो बच्चे को ये ब्लाइंड स्नेक जो है बचाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आया था इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला था, ये ध्यान रखना आप लोग। तो आज का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड और एनिमल कैन नॉट बी सीन इन अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल। इन चारों में से कौन सा बर्ड है या एनिमल है जो आपको अंटार्कटिक सर्कल में देखने को नहीं मिलेगा। इसकी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों हमारी डेली 5 प्रीलिम्स क्वेश्चंस इधर खत्म हो रहा है। आप लोगों की मार्क्स, आप लोगों की वैल्यूएबल व्यूज, कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस पीपीटी की पीडीएफ एज यूजुअल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शाम तक टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।